हेलो एवरीवन, वेलकम है फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स नो इट। सो आज हम लाइफ प्रोसेस के बाकी बचे हुए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे कि कैसे ह्यूमंस बीइंग्स में रेस्पिरेशन होता है, यानी कैसे श्वसन होता है और उस श्वसन का काम क्या होता है। क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि सांस लेना सभी के लिए ज़रूरी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन क्यों ज़रूरी है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स नो इट। सबसे पहले आखिर हम ये समझते हैं कि रेस्पिरेशन है क्या। सही मायने में रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जी हाँ, हम सांस के द्वारा या श्वसन के द्वारा गैसों को एक्सचेंज करते हैं। जैसे नॉर्मली हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। जी हाँ, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि इसको कहते हैं कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन क्यों? क्योंकि जो भी रेस्पिरेशन के थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारी बॉडी के सभी सेल्स तक जाती हैं और सही मायने में वहीं पर गैसेस का एक्सचेंज होता है और फिर वो सारा इकट्ठा होके कैसे हमारे लंग्स के द्वारा बाहर आता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ये भी समझें कि व्हाट इज़ द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? यहाँ पर बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है वो इसलिए होता है जिससे कि जो भी हम सिंपल फूड खाते हैं और वो हमारे ब्लड के थ्रू सेल तक पहुँचता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। क्योंकि ब्रेक डाउन करने से ही उस फूड से एनर्जी निकलती है और जब वो एनर्जी निकलती है तभी तो हमारा बॉडी फंक्शन करता है। क्योंकि बिना एनर्जी के तो भाई शरीर काम नहीं करता। कहते भी हैं कई बार कि हम खेल के आएँ, कोई हैवी वर्क करके आएँ तो कहते हो शरीर की एनर्जी सारी ख़त्म हो गई है, अब ये काम नहीं होगा। तो इसीलिए ये एनर्जी आती कहाँ है? एनर्जी इसी सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू ही आती है, लेकिन तभी जब हम ऑलरेडी फूड को इनहेल करके रखते हैं। बिना खाना खाए एनर्जी भी नहीं मिलेगी। अब हम समझते हैं कि आखिर ये एनर्जी निकलती कैसे है। सो यहाँ पे देखो, मैंने एक इक्वेशन बना रखी है, आप इस इक्वेशन पर ध्यान दो। बेसिकली जो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो ग्लूकोज के रूप में होती है। जी हाँ, हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी को केवल ग्लूकोज के रूप में ही लेती है। जैसे अगर मैं कहूँ बाइक होती है, मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल केवल पेट्रोल से चलेगी। अगर उसमें हम डीजल डाल देंगे तो डीजल से नहीं चलती। तो वो एनर्जी को किस फॉर्म में ले रही है? पेट्रोल के रूप में। ऐसे हमारा जो शरीर होता है वो एनर्जी को ग्लूकोज के रूप में लेता है। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो ये पाइवेट बनाता है। जी हाँ, ये पाइवेट क्या होता है? ये बेसिकली ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है और ये ब्रेक डाउन जो होता है वो 3 टाइप्स होता है। पहला होता है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहली कंडीशन वो होती है कि जब ऑक्सीजन नहीं होता तो आखिर ये ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होता है। तो जब ऑक्सीजन नहीं होता तो उस समय ब्रेक डाउन होने के बाद एथेनॉल बनता है। दैट्स मीन इन सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और साथ में एनर्जी भी रिलीज़ होती है। और ये किस में होता है? ये होता है ईस्ट में। इसी प्रोसेस को यूज़ करके ही जो अल्कोहल होते हैं, यानी कि सामान्य भाषा में शराब, वो शराब जो है बनाई जाती है। और जब वहाँ पर ये प्रोसेस होता है तो उस सिचुएशन में ऑक्सीजन या एयर बिल्कुल भी नहीं होता। और ये ईस्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ईस्ट जो है इसका यूज़ हालांकि बेकरी वगैरह प्रोडक्ट में काफ़ी किया जाता है और अल्कोहल इंडस्ट्री में तो सबसे ज़्यादा इसी को जो है ईस्ट के थ्रू ही अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। देन वही सेकंड हम डिस्कस करते हैं। सेकंड फॉर्म क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब ये कैसे होता है भाई? जब ऑक्सीजन की थोड़ी सी मात्रा अवेलेबल हो। लैक का मतलब यही होता है कि हम कह सकते हैं कि एब्सेंस नहीं होता और ना ये कह सकते हैं कि प्रेजेंस होता है, यानी कि नहीं भी होता और होता भी नहीं है। इसका मतलब है कि थोड़ी सी मात्रा में ऑक्सीजन पॉसिबल है कि उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो।
और ऐसी कंडीशन में क्या फॉर्म होता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है लैक्टिक एसिड और प्लस एनर्जी। लैक्टिक एसिड आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो नॉर्मल सिरके का नाम तो सुना ही होगा, सभी घरों में सिरका खाते हैं, तो वो सिरका कैसे क्या होता है, वो लैक्टिक एसिड ही होता है, जिसका एसिटिक एसिड सबसे कॉमन है। एसिटिक एसिड को लोग जो है वो मैक्सिमम फास्ट फूड वगैरह में खाते हैं, तो वो लैक्टिक एसिड ही बनता है। कैसे, लैक ऑफ ऑक्सीजन के। देन थर्ड आता है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर मान लो कि ऑक्सीजन अवेलेबल है तो सिंपल सा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ये प्रोसेस हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, क्योंकि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, और जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। तभी तो कहते हैं ना कि हमारे शरीर में आखिर ये कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से है, तो वो जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है उसी में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ये प्रोसेस होता है भाई, तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर यानी कि पावर हाउस, इसी के कारण। और ये प्रोसेस हमारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको भी मेंशन कर रखा है। तो सिंपल भाषा में हम कहें तो ये रेस्पिरेशन का जो भी काम होता है उसका मेन जो एम क्या होता है कि बॉडी में एनर्जी को रिलीज़ करवाना, जिससे कि हमारी बॉडी बाकी सारे फंक्शंस को ऑपरेट कर सके। जी हाँ, एनर्जी रिलीज्ड बाय एटीपी, और वो एनर्जी एटीपी के रूप में रिलीज़ होती है। आपने 9th क्लास में सेल्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है, एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी को हम क्या कहते हैं, एटीपी एक तरीके से एनर्जी की करेंसी होती है, यानी कि रुपया या पैसा। जैसे हम पैसे देके कुछ भी ले सकते हैं, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल्स के अदर पार्ट्स को एनर्जी जो प्रोवाइड करता है वो एटीपी के रूप में। और ये क्या कैसे काम करता है, लाइक अ फ्यूल। जैसे कि कोई भी काम करने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, किसी मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए, तो ऐसे सेल्स में जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको ऑपरेट करने के लिए जो फ्यूल चाहिए होता है वो एटीपी होता है। और एटीपी क्या करता है, एटीपी से सिंपली वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसी और एनर्जी को रिलीज़ करता है। क्योंकि जब एटीपी ही ब्रेक डाउन होता है तो सही मायने में वही ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, हम कहें एनर्जी को रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन को नहीं, एनर्जी को रिलीज़ करता है। और फिर वो एनर्जी हमारी बॉडी में क्या करती है, सारे फंक्शंस को ऑपरेट करने में हेल्प करती है। तो ये सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो ये फंक्शन होता है रेस्पिरेशन का। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। उससे आगे टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, जिससे कि इसको नोट रखेंगे तो आसानी से रिवीजन में आपको जो है वो कन्वीनियंट रहेगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। जी हाँ, एरोबिक का मतलब होता है वायवीय श्वसन। ऐसे नाम से ही एरोबिक आ रहा है, दैट्स मीन कि इस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन होता है, यानी कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। और ये कहाँ होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो मैंने इसको पॉइंट टू एक्सप्लेन किया है, नोट डाउन किया है, तो आप इस तरीके से समझेंगे तो बेटर रहेगा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रेस्पिरेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जब ये रेस्पिरेशन होता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, यानी कि उससे क्या चीज़ का निर्माण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो फॉर्म होता है। और इस प्रोसेस में काफ़ी अधिक मात्रा में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। और वहीं अगर हम डिस्कस करें एनारोबिक का, यानी कि अवायवीय श्वसन, अब ये जस्ट हम कहें तो एरोबिक रेस्पिरेशन का उल्टा होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ एक ऑक्सीजन नहीं होते, यानी कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये रेस्पिरेशन होता है। और ये कहाँ होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। और इसका प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कि जब ये रेस्पिरेशन होता है तो बनता क्या है, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। अभी हमने डिस्कस किया था
अल्कोहल और लैक्टिक एसिड बनता है, बट इस रेस्पिरेशन में एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ नहीं होती है, यानी कि बहुत कम एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये दो तरह का रेस्पिरेशन है जो अक्सर जो क्वेश्चन आते हैं इससे जुड़े हुए और कन्फ्यूज़न रहती है। तो इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो बहुत सिंपल वे में इन दोनों रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में समझते हैं कि आखिर एक इंसान के अंदर श्वसन में कौन कौन से तंत्र शामिल होते हैं। जैसे हमने डाइजेशन में, न्यूट्रिशन में पढ़ा कि डाइजेशन सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और वो हर ऑर्गन्स अपना अपना एक काम करते हैं। तो वैसे ही रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और कैसे स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर जाती है और कैसे एक्सचेंज होते हैं, वो सब जो है पर्टिकुलर ऑर्गन्स ऑपरेट करते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट होता है आपका नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल किस लिए होता है? नॉस्ट्रिल सिंपल सा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर सबसे पहले वही अंदर करता है। यानी कि अगर हम सांस लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं? नाक से लेते हैं। ये पोर्शन आपका नॉस्ट्रिल होता है, यानी कि सांस सही मायने में हमारी नाक से अंदर जाती है। फिर इस आता है आपका नसल पासेस। नसल पासेस क्या करता है? नसल पासेस एक तरीके से पूरी होता है, क्योंकि नसल एयर ऑक्सीजन को पास करता है, इसीलिए इसको पासेज कहा गया है। और ये पूरा जो है ऑक्सीजन को या हम कहें एयर को आगे फ्लो करवाता है, यानी कि आगे एंटर करवाता है। कहाँ करवाता है? नसल कैविटी में। और नसल कैविटी अगर हम इसके अंदर का पार्ट देखें तो इस नसल कैविटी में क्या कंटेन होता है? हेयर कंटेन होते हैं, बाल होते हैं, और इसके साथ साथ में इसमें म्यूकस होता है। म्यूकस वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, अगर आपको याद है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपने कहाँ पे इसको सुना था। सो म्यूकस होता है, और एक तरीके से इसका काम क्या होता है कि जो भी हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में या हम कहें एयर को जब इनहेल करते हैं तो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो उस डस्ट पार्टिकल्स को रास्ते में ही रोकने के लिए होता है, अंदर थोड़ा सा लिक्विड सा होता है, उसे म्यूकस कहते हैं। और वो म्यूकस जो है तरीके से एयर को फिल्टर करता है, हेयर वगैरह। देन आगे कहाँ मूव होता है? आगे होता है फेरिनेक्स में। और फेरिनेक्स क्या होता है? एक तरीके से इसमें बहुत सारी जो है वो कार्टिलेज जुड़ी हुई होती हैं, जो ऑक्सीजन जो हम अंदर से या बाहर करते हैं ना, वो आपस में एक्सचेंज ना हो। क्योंकि अगर देखें तो हमारी कंटिन्यू सांस चलती रहती है। हम ऑक्सीजन अंदर भी लेते हैं, यानी कि एयर को अंदर भी लेते हैं, इनहेल भी करते हैं और एक्सहेल भी करते हैं। तो सब कुछ रास्ते में ही होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि जब पूरी ऑक्सीजन या पूरा एयर हमारी बॉडी के अंदर लंग्स में पहुंच गया तब बाहर निकलता है। तो ये क्या होता है? ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये जो फेरिनेक्स होता है ये सही मायने में उनको आपस में कोलैप्स होने से रोकता है। यानी कि जैसे मान लो ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, तो रास्ते में कहीं ना कहीं तो मिलते होंगे आपस में, तो इनको टकराने से रोकता है और ईजिली फ्लो जो है वो कंटिन्यू रहता है। तो ऐसे ही ये काम होता है फेरिनेक्स का। देन उसके बाद आगे जो मूव होती है एयर, तो कहाँ जाती है? लैरिंक्स पे। लैरिंक्स क्या होता है? ये आपका पोर्शन होता है। ये इसको सेकंड जो है वो वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि हम जो भी कुछ बोलते हैं या हमारे गले में जो साउंड प्रोड्यूस होता है, जो मैं बोल रहा हूँ या हम सब बोलते हैं, वो सही मायने में लैरिंक्स का होता है। इसीलिए इसमें वोकल कॉर्ड होती है और ये क्या करता है? एक तरीके से जो भी हमारे साउंड के का वॉल्यूम होता है और उसका पिच होता है उसको कंट्रोल करता है। यानी कि अगर हम चाहें तो यहीं से आवाज़ पतली भी निकाल सकते हैं, थोड़ी सी मोटी भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या करता है? एक तरीके से साउंड को कंट्रोल करता है कि उसकी पिच कैसे हो, वॉल्यूम कैसी हो, ये काम करता है लैरिंक्स। देन आगे जब यहाँ से फ्लो हुआ तो ट्रेचिया आता है। अभी ट्रेचिया क्या करता है? ट्रेचिया सिंपल सा, ज़्यादा मेन काम नहीं है, सिंपल सा लैरिंक्स से कहाँ पर करता है? ये ब्रोंची जो कि लंग्स में होती है उनके बीच का कनेक्टर होता है। यानी कि एयर को फिर आगे कहाँ भेजता है? ये सीधा ब्रोंचीज़ में, और ये ब्रोंचीज़ आपके लंग्स में होते हैं, बहुत छोटे छोटे। मैं आपको जो भी समझा रहा हूँ ना, आप उसकी इमेज भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कंटिन्यू मैं उस इमेज को भी डिस्प्ले कर रहा हूँ।
तो ये ब्रोंचीज क्या करती हैं? अब ब्रोंचीज भी एक तरीके से दे आर द मेन पासेज वे इनटू द लंग्स, यानी ब्रोंचीज सही मायने में एक ऐसा पासेज होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन हमारे लंग्स में प्रॉपरली पहुंचती है। और लंग्स में कहाँ पहुंचती है? ब्रोंचियोल्स में। क्यों? क्योंकि ये ब्रोंचियोल्स जो होते हैं ये आगे ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करते हैं, या हम कहें ऑक्सीजन को क्या, एयर को किस में ट्रांसफ़र करते हैं? एल्वियोली में। वी डिस्कसिंग अबाउट द एल्वियोली। सो एल्वियोली बलून लाइक शेप होता है और एक तरीके से फाइनली जो ऑक्सीजन का टर्मिनेशन होता है वो यहीं पे होता है। मैंने बताया ना कि रियल में जो एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का वो यहीं पर होता है। सो इसके बाद जो है ऑक्सीजन कहाँ पर फ्लो होती है, यानी कहाँ नेक्स्ट उसका स्टॉपेज होता है? वो ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरीज एक सर्कुलेशन का पार्ट होता है जहाँ पर वेन्स एंड आर्टरी आपस में आके मर्ज होती हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन और अदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक्सचेंज होते हैं। ऑक्सीजन जो ब्लड में कंटेन होता है, यहीं से बाकी न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी के अंदर अदर जो टिश्यूज़ होते हैं उन टिश्यूज़ में ट्रांसफ़र होता है और फिर उस टिश्यूज़ के थ्रू सेल्स तक पहुँचता है। यानी कि ओवरऑल कितना काम हुआ, कैसे नॉस्ट्रिल से स्टार्ट हुआ और ब्लड कैपिलरी से होते हुए सेल्स तक को ऑक्सीजन को पहुंचने में कितने सारे ऑर्गन्स लगे रहते हैं, तब जाके कहीं पे हमारा पूरा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है और पूरा रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। इसीलिए भाई सांस लेना बहुत ज़रूरी है और ये सांस लेना केवल हमारे लिए ही नहीं, प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है। जी हाँ, प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। अक्सर आपने अभी तक यही सुना होगा मैक्सिमम कि प्लांट्स तो केवल हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो खुद ले लेते हैं। नहीं, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं और जब वो रेस्पिरेशन करते हैं तो वो भी हमारी तरह ही ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। और मैक्सिमम उनका जो रेस्पिरेशन होता है वो रात में होता है और इसीलिए कहते भी हैं कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हाई अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं, तो एक तरीके से सफोकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है और वो कहाँ होता है? उसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज स्टोमेटा, जो कि पत्तियों में होता है। पत्तियों में स्टोमेटा के थ्रू ही जो है रेस्पिरेशन होता है। दूसरा होता है लेंटिकल्स में, जो कि स्टेम यानी कि उस पेड़ के तने में होता है। तने से भी वो श्वसन करते हैं। और थर्ड जो होता है वो होता है रूट्स में, यानी पेड़ की जड़ों में भी उनके जो जनरल सरफेस होते हैं उन जड़ों के सतह से या परत से भी श्वसन क्रिया होती है। तो यानी कि कुल मिला के पेड़ों में भी हम कहें तो 3 जगह से श्वसन होता है। पहला पत्तियों में, दूसरा तने में और तीसरा होता है जड़ों में। पत्तियों में कहाँ होता है? स्टोमेटा में। तने में कहाँ होता है? लेंटिकल्स में। और जड़ में कहाँ होता है? उसके सरफेस में। तो इस तरीके से ये पूरा रेस्पिरेशन पेड़ों में भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। और अगर टॉपिक पसंद आया, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जो भी हम वीडियो भेजेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। सो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।